हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर है। तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो ये निभा निभी होते हैं, ये चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें करते हैं, लेकिन बोलते तो ये ऐसे हैं जैसे कि इन्होंने, छोड़ो क्या ही बोले, लगता है कि जाके इनके कोई रिलेटिव वहाँ आसमान में जाके चांद तारे चिपका दिए और ये जाएंगे आराम से तोड़ कर ले आएंगे। तो चलिए यही जान लेते हैं कि ये जो चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें करते हैं, इनका ओरिजिन, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो जैसा कि हमारे मन में हमेशा अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता ही होगा बचपन में कि हाउ मैनी स्टार्स आर देयर, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, जैसे कि आसमान में कितने तारे हैं। हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ, वो बने कैसे, वो वहाँ पे आए कैसे आसमान में। कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, कोई भी आकाश के अंत में जा सकता है, वहाँ आकाश पे कोई गया है या नहीं गया है। तो आज हम यही सबका आंसर जानेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है हमें कि हाउ दिस ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स वेयर फॉर्म, ये कैसे फॉर्म्ड हुए, कैसे बने ये स्टार्स। स्टार्स में हमारा क्या हो जाता है, सन भी एक क्या है, स्टार है, ठीक है। और इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ भी है, जो उनका कैसे उत्पत्ति हुआ, वो मतलब कहाँ से कब कैसे बना नहीं बना, उसका सारा हाइपोथेसिस वगैरह हम इसी में पढ़ेंगे, बताएंगे, सारा कुछ इसी के अंडर आएगा। सारा प्लैनेट जितना भी है यूनिवर्स में, क्या है नहीं है, स्टार्स, मून, प्लैनेट, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो बने कैसे, उनका ओरिजिन और उनका एवोल्यूशन पढ़ना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारा पहला टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस दे आर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट। इसका मतलब है कि बहुत सारे फिलोसफर और साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग में थे, वो ओरिजिन ऑफ द अर्थ के ऊपर अपने कुछ हाइपोथेसिस दिए थे। मतलब हाइपोथेसिस का मतलब हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि इसके बारे में कुछ अपना अनुमान लगाए थे। ये मतलब इसके ऊपर कोई सबूत उनके पास नहीं था, बस वो अपना अनुमान लगा के ये अपना आपको ये दिए हैं, अपना ये व्यूज़। तो पहला हम क्या किनका देखेंगे। इन 1755 जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट गेव नेबुलर हाइपोथेसिस। 1755 में जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट, जो कि सबसे पहले एक नेबुलर हाइपोथेसिस दिए थे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। फिर उसके बाद उस लेटर थोड़ा देर मतलब कुछ समय के बाद मैथमेटिशियन एक थे लैप्लेस, वो उसको नेबुलर थ्योरिसिस को हाइपोथेसिस को रिवाइज किए 1796 में, और अपना एक नया हाइपोथेसिस दिए जिसका नाम था लैप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस। ये मतलब इसी का रिवाइज्ड थ्योरी है, या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेसिस है। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, तो अगर इमैनुअल कांट रहे ऑप्शन में तो इनका नाम लिखिएगा, अगर ये नहीं रहे तो फिर आप इनका नाम लिखिएगा, लैप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा इन 1905 चैमरलाइन एंड मोल्टन गेव प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। 1905 में चैमरलिन एंड मोल्टन जो थे वो एक प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस दिए थे। ये सब चीज़ उनके हाइपोथेसिस को हम आगे जानेंगे कि उनके हाइपोथेसिस में क्या था, ठीक है। अभी मैं बस एक छोटा सा आपको रिव्यू दे रही हूँ पहले। तो क्या देखें हम कि 1905 में चैमरलिन एंड मोल्टन जो है वो प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस दिए। ये सब बाइनरी थ्योरी के अंदर आता है। फिर हमारा यहाँ फिर किसने, सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हार्लोड जेफरी सपोर्टेड दिस आर्ग्यूमेंट। मतलब वही आर्ग्यूमेंट को, जो प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस है, उसको सपोर्ट करके एक टाइडल हाइपोथेसिस दिए, और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी थ्योरीज। फिर 1950 में ओटो सिमडिट इन रसिया एंड कार्ल वेजास्कर इन जर्मनी सम वाट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। फिर 1950 में ये दोनों जो आपके स्कॉलर थे, ये दोनों ने फिर से नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, जिसको हम बाइनरी थ्योरीज भी कहते हैं। तो हम नेबुलर हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ये क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस आपका किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने 1755 में। नेबुलर का मतलब क्या होता है, नेबुला जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। मतलब कि एक क्लाउड जो कि डस्ट और गैस का बना हुआ हो, और वो क्या चीज़ कह रहा है, उसमें फिर गैस किस चीज़ का, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला। मतलब एक क्लाउड को समझ लीजिए, एक क्लाउड को हम नेबुला बोल रहे हैं, ठीक है। तो द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ अ यूथफुल सन विच वाज स्लोली रेटिंग। तो इस हाइपोथेसिस का ये मानना है कि जो ये डस्ट पार्टिकल्स जो बने हैं,
जो क्लाउड के बन रहे थे वो यूथफुल सन, मतलब जो सन का स्टार्टिंग एज होता है, वो सन के स्टार्टिंग एज में उसके चारों तरफ ये क्लाउड जो थे वो प्रेजेंट थे, जो कि ग्रेविटी फोर्स के कारण उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे एक ही डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे जब वो जितना भी आपका ये जो क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, ये जो बोला जा रहा है, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह था सारा एक साथ एक्यूमुलेट हो गया। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स था, वो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ कंबाइंड हो गए, ठीक है, और वो एक क्या बन गया, एक प्लैनेट का रूप ले लिए। तो उसी से हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ। फिर तो ये हाइपोथेसिस में, नेबुलर हाइपोथेसिस का यही मानना है। इन्हीं का जो एक मॉडिफाइड यानी कि रिवाइज्ड हाइपोथेसिस था, ये वाला आपको जो मैंने पहले बताया था, ये लापेलिस नेबुलर हाइपोथेसिस, ये भी सेम वही चीज़ बोल रहे थे, बस कुछ कुछ हल्का मॉडिफाइड कर दिए थे, बस सेम यही चीज़ था। लेकिन फिर बहुत सारे इसके ये हुए, बहुत सारे इनका आलोचना हुआ कि नहीं, ऐसा आप डायरेक्ट यहाँ पे सन कहाँ से आ गया, सन कहाँ से आया, क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स ये सब कहाँ से आए। लेकिन जब उनका कोई आलोचना कर रहा था तो उनके पास आंसर भी होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप इन्हीं को मानिए, और इससे पहले तो कोई हाइपोथेसिस है नहीं, तो बस ऐसे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन हाँ, अर्ली स्टेज मतलब स्टार्टिंग बस आपका यही नेबुलर हाइपोथेसिस से हुआ था, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यहीं से आपका इस चीज़ को सोचना स्टार्ट हुआ कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें बस वही है। तो नेक्स्ट अर्ली थ्योरीज में हम चार्मिलिन और मोल्टन का प्लानिटेज्मल हाइपोथेसिस देखेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, चलिए देखें। दे कंसिडर दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन, एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल was separated from the solar surface. As the passing of star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planets. मतलब इनका कहना ये था कि एक वॉन्डरिंग सन स्टार, सॉरी ये सन है आपका और एक स्टार है, इसके तरफ मतलब सन के जस्ट बगल से पास हुआ एक स्टार और एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन है। क्या लिखा हुआ है, अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। मतलब सिगार शेप मतलब चिलम होता है ना, वो उसी के शेप का, ये देखिए जो दिख रहा है उसी के शेप का, इससे मतलब ये यहाँ से स्टार जो है सन के पास से पास हुआ तो उसी के सिगार शेप का कुछ मटेरियल, थोड़ा थोड़ा जो भी मटेरियल होता है इसका, वो इससे सेपरेट हो गया। और वो उनका कहना था कि वो इसी के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमने लगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स। फिर वो घूमते घूमते धीरे धीरे वो एक साथ आपका क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया। यहाँ पे लिखा है ना, कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट। वही जो फिर जो छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स है वो एक साथ मिलके एक प्लैनेट का रूप ले लिए, वो एक साथ जम के और एक प्लैनेट का रूप ले लिए। तो चैमरलिन एंड मोल्टन का प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस में यही है। और फिर बाद में सर जेम्स जीन्स और सर हार्फोल्ड जेरी जो थे वो भी इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते किए। अब नेक्स्ट हमारा किन का थ्योरी है, तो नेक्स्ट हमारा है कार्ल वेजास्कर इन जर्मनी एंड ओटो स्किमडेट इन रसिया। ये इन लोगों ने क्या किया था, तो इन लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया था। तो इन लोगों ने क्या कहा कि दे कंसिडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। तो ये तो नेबुलर हाइपोथेसिस में यही सेम चीज़ कहा गया था, ये तो नेबुला है। तो इन लोगों ने चेंज क्या किया इसमें, इन लोगों ने क्या ऐड किया, तो इन लोगों ने ये ऐड किया कि द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। इन लोगों का कहना था कि इमैनुअल कांट ने तो बताया था कि क्लाउड जो डस्ट और गैस का है, पार्टिकल से बना हुआ गैस है, वो बस उन्होंने बताया था कि वो क्लाउड जो है वो ऐसा ही शेप में है। इन लोगों ने क्या उसमें चेंज किया कि इन लोगों का कहना था कि जो क्लाउड है वो धीरे धीरे डिस्क शेप्ड में बन गया। मतलब डिस्क शेप ले लिया, बीच में सन है और जो साइड साइड में है ये आपका क्लाउड जो है वो चपटा होने लगा, मतलब डिस्क शेप्ड का क्लाउड बन गया। फिर धीरे धीरे उसमें प्लैनेटिज्मल मतलब कण जो है वो धीरे धीरे यहाँ जमने लगा, मतलब एक्रेशन होने लगा, प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। एक्रेशन मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक परत जमते गया, एक के ऊपर एक परत जमते गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ये मोटा हो गया। तो वही मोटा जो हो गया ये डस्ट पार्टिकल जो है इसके ऊपर जो जम रहा है वही सारा गैस डस्ट, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन ये बाद में आपका क्या हो गया, प्लैनेट बन गया धीरे सन के चारों तरफ। तो इसमें बस उन लोगों ने यही चेंज किया है। तो यही है नेबुलर हाइपोथेसिस कार्ल वेजास्कर और ऑटो स्किमडेट के द्वारा जो उन लोगों ने रिवाइज किया। तो आपका यहीं तक अर्ली थ्योरीज ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज क्या क्या है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट आने वाले वीडियो को देखना होगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।